प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल हमने यूपी बोर्ड 2023 के गणित के पेपर पर डिस्कस किया था। आज भी हम उसी पेपर पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो होगा 22 क्वेश्चन नंबर 22 का गैप पार्ट। क्वेश्चन में दिया गया है एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है और बी डी ए सी पर लंब है, तो हमें सिद्ध करना है ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी डॉट ए डी। ठीक है, आइए सॉल्यूशन करते हैं कैसे ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन और फिगर बनाते हैं इस क्वेश्चन की। देखो, क्वेश्चन एक समकोण त्रिभुज है, तो हमें समकोण त्रिभुज ही बनाना पड़ेगा। और इस समकोण त्रिभुज का जो बी कोण है वो समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का, यानी इस त्रिभुज में जो भी 90 डिग्री का कोण होगा उसको हमें बी मानना पड़ेगा। तो इस त्रिभुज में ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री के कोण को ही हमें क्या मानना पड़ेगा, बी। अब इसका एक पार्ट ये रह गया, एक पॉइंट ये रह गया, एक को ये मान लीजिए और एक को बी मान लीजिए। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। एक को सी, एक को बी ए मान लीजिए और एक को सी। बी पार्ट मैंने इसको पहले ही मान लिया है। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ए मान सकते हैं और इसको सी मान सकते हैं। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब उसने क्या कहा क्वेश्चन में कि जो बी डी है, देखो एक पॉइंट तो ये हो गया बी और एक पॉइंट है डी जो ए सी पर लंब है। ये है हमारी ए सी, इस पर हमने एक लंब खींचा है। लंब भी कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का लंब होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये पॉइंट हो गया हमारा डी। तो हमारे पास में एक ऐसा त्रिभुज बन गया है। तो इस त्रिभुज में देखो, यह है त्रिभुज ए बी सी और ये हो गया बी डी जो है वो ए सी पर लंब हो गया। तो हमें सिद्ध करके ये दिखाना है। ठीक है, अब चलिए कैसे कैसे हम हल करते हैं। अब हमारे पास फिगर में अगर देखें तो तीन त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज तो हो गया ए डी बी, एक त्रिभुज हो गया सी डी बी और एक त्रिभुज हो गया ए बी सी। ये तीनों ही त्रिभुज हमें समकोण, ये तीनों ही त्रिभुज हमारे पास समकोण त्रिभुज है। अब हमें लेना क्या क्या है, एक तो हमें ए बी भुजा लेनी है, यानी ये वाली भुजा लेनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक हमें ए सी भुजा लेनी है। ए सी ये पूरी भुजा है, यानी जो बड़ा त्रिभुज है उसका कर्ण है हमारे पास में ए सी। एक भुजा में ये लेनी है और एक लेनी है ए डी। ए डी है हमारे पास में ये वाली भुजा। यानी इस, अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज की तो ये दो भुजाएं हो गई। ठीक, और बड़े वाले की बात करें तो बड़े वाले में एक भुजा ये हो गई और एक भुजा ये हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम इन्हीं त्रिभुजों को लेते हैं। तो हमने लिया त्रिभुज ए के बाद में ये है 90 डिग्री का कोण बी और सी। वह त्रिभुज ए के बाद में ये 90 डिग्री का कोण है डी और बी में। ठीक, अब कोण जो बी है वो कोण डी के बराबर है। क्यों है, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है। अगर बी भी 90 डिग्री का कोण हो गया और ए भी 90 डिग्री का कोण हो गया तो दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। कोण ए उभयनिष्ठ कोण है। अब आप देखो उभयनिष्ठ का क्या मतलब होगा। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि कोण ए, ये जो हमने त्रिभुज लिए हैं ए बी सी व ए डी बी, इन दोनों में आना चाहिए। देखो यहाँ पर आकर के ध्यान से देखो चित्र में, चित्र देखो ए बी सी, ए बी सी, तो एक कोण तो ये आ गया, एक कोण ये आ गया और एक कोण आ गया ये। अब इसमें देखो ए डी बी, ए डी बी, तो ए में एक कोण ही आ गया देखो, और एक कोण ही आया और एक कोण बी, इतना सा कोण आएगा, केवल इतना सा। तो अगर आप देखें तो दोनों त्रिभुज में कोण ए उभयनिष्ठ है, तो इसलिए मैंने कोण ए उभयनिष्ठ लिख दिया। और अगर दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाएं तो निश्चित रूप से तीसरा कोण भी आपस में बराबर ही होगा। इससे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। और अगर एक त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाएं
तो वो त्रिभुज आपस में समरूप कहलाते हैं। ठीक है, तो एक त्रिभुज ये, इसके दो कोण आपस में बराबर हो गए, तब त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए डी बी आपस में समरूप हो गई। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसमें जो 90 डिग्री का कोण है वो हमने प्यारे बच्चों बीच में लिया है। ठीक, अब अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हों, क्या लिखेंगे? यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हों तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं। अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं भी आपस में समानुपाती होती हैं। अब देखो समानुपाती का क्या मतलब है। यहाँ पर देखो कोण ए, पहले हम बड़ा त्रिभुज लेंगे। बड़ा त्रिभुज का मतलब ए बी सी। तो बड़े त्रिभुज में सबसे पहले कौन लिया हमने? ए के सामने की भुजा होगी सी बी अपॉन, फिर हमने छोटा त्रिभुज लिया। छोटे त्रिभुज में ए के सामने की भुजा होगी बी डी बराबर। अब हमने बड़ा त्रिभुज लिया। बड़े त्रिभुज में जो कोण 90 डिग्री है उसके सामने की भुजा हो गई ए सी। अब हमने छोटा त्रिभुज लिया। छोटे त्रिभुज में जो कोण 90 है, ये है कोण 90, इसके सामने की भुजा हो गई ए बी बराबर। अब हमने हमारे पास में कोण बड़े त्रिभुज का बचा सी के सामने की भुजा हो गई ए बी। और यहाँ पर जो छोटा त्रिभुज बचा उसका कोण बचा केवल ये डी बी ए, इसके सामने की भुजा हो गई ए डी। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब आप देखो हमें क्या क्या प्रूफ करना है। हमें एक तो लेना है प्यारे बच्चों ए बी, एक तो लेना है प्यारे बच्चों ए बी कहाँ आया? ये आया। एक लेना ए सी आया ये, और एक लेना ए डी। तो हमने क्या काम करा कि ये जो बराबर वाले बाद के पोर्शन है इन्हें दोनों को बराबर रख दिया। तो ए सी अपॉन ए बी बराबर ए डी ए बी अपॉन ए डी। ठीक, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा ए सी डॉट ए डी। यही आपका प्रूफ हो गया। इसको ही लिख देंगे एच पी। अगर आप इतना क्वेश्चन करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन के फुल मार्क आपको दिए जाएंगे। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब जैसे देखो फिगर में क्या है, फिगर में हमने प्रूफ किया ए बी। अब अगर हम ए बी की जगह सी बी प्रूफ करें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और आप इसको ये भी प्रूफ सकते हैं कि सी बी का स्क्वायर बराबर ए सी डॉट ए डी। और ये मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, आप इसको प्रूफ कीजिएगा और प्रूफ करने के बाद में मुझे आप इसको पर्सनली या मैसेज करके ज़रूर भेजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 22 का घ पार्ट। क्वेश्चन में दिया है पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है। तो पुनीता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इससे पहले भी मैंने आयु संबंधित एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर आयु के संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो हमेशा वर्तमान आयु को ही मानते हैं।
अगर वर्तमान आयु के बाद की बात कर रहा है तो उस वर्तमान आयु में वो संख्या जुड़ जाएगी, और अगर पहले की बात कर रहा है तो वर्तमान आयु में से वह संख्या घट जाएगी। ठीक, इसी क्वेश्चन में भी इन्हीं बातों का जिक्र किया गया है और वर्तमान आयु को ही उसने ज्ञात करने के लिए कहा है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, ये क्वेश्चन भी कैसे होगा। सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन। देखो, पुनीता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो हमें जो आयु है वो वर्तमान ज्ञात करनी है, तो वर्तमान आयु को ही हम मानेंगे। माना पुनीता की वर्तमान आयु x वर्ष है, यानी पुनीता जो है आज x वर्ष की है, हम ये मान करके चल रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में 3 कंडीशन दी है। सबसे पहली कंडीशन दी है 2 वर्ष पूर्व, तो हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त क्या कहती है कि पुनीता की 2 वर्ष पूर्व आयु, तो लिखेंगे पुनीता की 2 वर्ष पूर्व का मतलब हो गया पहले, जो आयु है वो हो जाएगी x-2 वर्ष। मतलब अगर उसकी आयु आज 10 वर्ष है तो 2 वर्ष पहले उसकी आयु 10 - 2 = 8 वर्ष होगी। फिर दूसरी बार क्या कहा है, 4 वर्ष बाद, तो 4 अब लिख लेते हैं, 4 वर्ष बाद पुनीता की आयु। अब उसने बाद की बात की है तो बाद हो जाएगा x+4 वर्ष, अर्थात अगर उसकी उम्र आज 8 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद 8 + 4 = 12 वर्ष होगी। मेरे ख्याल से ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब उसने क्या कहा कि इन दोनों आयु का जो गुणनफल है, अब लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहता है कि इन दोनों आयु का जो गुणनफल है, यानी x-2 की गुना अगर हम x+4 में करेंगे तो इन दोनों आयु का जो गुणनफल है उसकी वर्तमान आयु के 2 गुणे से 1 वर्ष अधिक है। तो उसकी वर्तमान आयु है x, इसमें गुना कर दी हमने 2 से और प्लस कर दिया 1, 2 गुणे से 1 वर्ष अधिक है। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, ये है x-2 और ये है x+4। अब हम दोनों की गुना करेंगे। पहले x की गुना x में होगी, फिर x की गुना 4 में होगी, फिर 2 की गुना x में होगी, फिर 2 की गुना 4 में होगी। कीजिए, x की गुना x में करेंगे तो आ जाएगा x², फिर x की गुना 4 में करेंगे तो प्लस का 4x, फिर -2 की गुना x में करेंगे तो आ जाएगा -2x। ठीक, और फिर 2 की गुना हमने की है प्यारे बच्चों 4 में, तो -8 बराबर आ गया 2x+1। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। ये हो गया प्यारे बच्चों x²। देखो, ये है प्लस के 4x और यहाँ है माइनस के 2x, तो हमारे पास में प्लस के 2x बचेंगे और -8 बराबर 2x+1। देखो, बराबर से इधर भी 2x है, या बराबर से इधर भी 2x है, बराबर से इधर भी 2x प्लस के हैं और बराबर से इधर भी प्लस के 2x हैं, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास में यहाँ बचा x² - 8 बराबर 1। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो x² बराबर 1 + 8, तो x बराबर हो जाएगा x² बराबर हो जाएगा 9 और x बराबर
प्लस माइनस √9, तो x की वैल्यू आ जाएगी ±3। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पर दो केस बन रहे हैं, एक हमारे पास में बनना है प्यारे बच्चों +3 और एक बनना है -3। तो हम पहले लेंगे केस 1, x बराबर +3 वर्ष, तो यही आपका आंसर होगा। यानी जो पुनीता है, पुनीता की वर्तमान आयु 3 वर्ष होगी। अब हम केस लेते हैं सेकंड, जिसमें x बराबर -3 लिया गया है। अब आपने किसी की आयु पर भी विचार किया होगा, या तो आपने ऐसा पढ़ा होगा उसकी आयु 6 महीने है, या उसकी आयु 1 वर्ष है, उसकी आयु 2 वर्ष है। कभी भी आपने ऐसा नहीं सुना होगा, ना कभी विचार किया होगा कि उसकी आयु 3 वर्ष है माइनस के। ठीक, तो आयु कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए ये वाला पोर्शन नेगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमेशा ये वाला पोर्शन तो नेगलेक्ट हो जाएगा, तो उसकी आयु हमेशा पॉजिटिव रहेगी और उसका आंसर होगा 3 वर्ष। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। आइए हम एक क्वेश्चन पर और डिस्कस करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 22 का अंग पार्ट है। देखो क्या कहा है, निम्नलिखित समीकरण को हल करें। ये एक हमें समीकरण दे रखी है, इसको हमें हल करना है। हल करने का मतलब हो गया कि हमें इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को देखते हैं और उसकी कंडीशन देखते हैं क्या कहा है। इक्वेशन दिया है 1/x - 1/x - 2 बराबर 3, और साथ में लिखा है कि x की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ना तो 0 होनी चाहिए, ना 2 होनी चाहिए। अब क्यों नहीं होनी चाहिए, आइए इसको हम समझ लेते हैं। देखो, अगर मैंने इस वाले पोर्शन में x की वैल्यू 0 रखी तो 1/0 - 1/0 - 2 बराबर 3, तो 1/0 होता है इनफाइनाइट, -1/-2 बराबर 3। अब इनफाइनाइट में से हम कोई भी संख्या घटाते हैं तो उस संख्या का मान इनफाइनाइट ही आ जाता है, तो इनफाइनाइट बराबर 3, तो कभी भी इनफाइनाइट 3 के बराबर नहीं होगा, इसलिए x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार अगर हम x बराबर 2 रखते हैं तो 2 रखने से हमारे पास जो फिगर बनेगी वो बनेगी 1/2 - 1/2 - 2 बराबर हो गया 3। तो यहाँ हो गया 1/2 - 1/0 बराबर 3। तो फिगर बनी हमारे पास में 1/2 माइनस इनफाइनाइट बराबर 3। तो ये हो गया माइनस का इनफाइनाइट बराबर 3। तो माइनस इनफाइनाइट भी कभी 3 के बराबर नहीं होगा, इसलिए हम x का मान भी 2 कभी भी नहीं रख सकते। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। यानी क्वेश्चन में जो ये रेस्ट्रिक्शन दे रखी है x बराबर 0, x बराबर 2 नहीं हो सकता, वो क्यों नहीं हो सकता, ये बातें मैंने आपको यहाँ प्रूफ करके दिखाई है। यानी अगर इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद x की वैल्यू 0 आ गई तो आपको 0 नहीं लेना है, और अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो आपको 2 भी नहीं लेना है। 0 और 2 को छोड़ने के बाद में जो भी संख्याएं बचेंगी वही इस इक्वेशन का आंसर होगा। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन, कि कैसे कैसे सॉल्यूशन करना है। एक x है, एक x - 2 है, तो x गुना x - 2 मैंने एलसीएम ले लिया है। तो जब हमने इन दोनों को ही एलसीएम ले लिया है तो ये x - 2 की 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, आ जाएगा x - 2, और माइनस x की 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, आ जाएगा x, बराबर हो गया 3। तो x - 2 खोल दीजिए। देखो x - 2 से पहले प्लस का साइन है, तो जैसे ही हम ब्रैकेट हटाएंगे तो हमारे ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और माइनस के x। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, x की x में करेंगे x², और x की 2 में करेंगे माइनस का 2x, बराबर हो गया 3। माइनस x से प्लस x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 2/x² माइनस के 2x बराबर 3/1। अब यहाँ पर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो बनेगा 3 × x² माइनस का 2x
बराबर -2 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो माइनस का 2 गुना 1, पहले मैंने इनके लिख दिया है। अब 3 की मल्टीप्लाई x² में भी होगी, 3 की मल्टीप्लाई माइनस के 2x में भी होगी, तो यहाँ बनेगा 3x² माइनस का 6x बराबर माइनस के 2। अब 2 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो यहाँ होगा 3x² माइनस का 6x और प्लस का 2। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखो उसने क्या कहा है, 3x² माइनस 6x प्लस 2, तो हम इसको सोल्व करेंगे। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे गुणनखंड विधि से। अगर ये गुणनखंड विधि से सोल्व नहीं होता है तब हम इसमें श्रीधराचार्य का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि में क्या होता है, जो ये x² का गुणांक है ये और जो कांस्टेंट संख्या, इन दोनों की गुना करते हैं। 3 की गुना अगर हम 2 में करें तो हमारे पास में संख्या आ जाती है 6। अब 6 के हमें ऐसे टुकड़े करने होते हैं जिनका ये वाला साइन होता है प्लस का, जिनका योग 6 हो। यानी अगर हम 6 के ऐसे टुकड़े करें जिनका योग 6 हो, 6 के टुकड़े करने जिनका योग 6 हो। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो 6 के टुकड़े अगर हम करेंगे तो 3 गुना 2 ऐसे 6 लिख सकते हैं, लेकिन इनका जो योग होगा वो 5 होगा तो ये भी नहीं ले सकते। अगर हम 6 के टुकड़े करें 6 गुना 1, इनका जो योग होगा वो 7 होगा, ये भी नहीं ले सकते। इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम गुणनखंड विधि से हल नहीं कर सकते। अब हमें गुणन विधि कौन सी लगानी पड़ेगी, अब हमें विधि लगानी पड़ेगी श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि को पहले मैं लिख लेता हूँ कैसे कैसे उसे अप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास में इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, अगर हमारे पास में इस टाइप की इक्वेशन है तो इसका हल x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से x के 2 मान निकल कर आते हैं, एक प्लस वाला लेते हैं और एक माइनस वाला लेते हैं, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब आइए जो हमें समीकरण दे रखी है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। वो समीकरण है 3x² माइनस का 6x और प्लस का 2 बराबर 0। और जब हम इसकी कंपेयर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हमने कंपेयर करी ax², इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, तो a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा माइनस का 6 और c बराबर हो जाएगा 2। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलिए सोल्व करते हैं। तो x बराबर माइनस, ये तो फॉर्मूले का माइनस है, फिर ब्रैकेट b का मान है माइनस के 6 तो माइनस का 6 आ गया, फिर प्लस माइनस आया बेटा, प्लस और माइनस, फिर अंडर रूट b² यानी माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस फिर 4, फिर गुना a का मान आ गया मेरे बच्चों 3, और फिर c का मान आ गया मेरे प्यारे बच्चों 2। ठीक, अपॉन 2 गुना a का मान आ गया मेरे प्यारे बच्चों 3। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हमने ABC की वैल्यू जो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है उसमें रखी है, केवल रखी है। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर माइनस की माइनस में गुना करेंगे तो प्लस का 6, यहाँ प्लस माइनस 6 का स्क्वायर आता है 36, माइनस 4 या 12 दूनी 24, यहाँ आ गया 24 अपॉन 3 दूनी 6। ये हमारे पास में कैलकुलेशन करके आया है। आइए इसको और आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ आ गया प्लस माइनस प्लस का 6 और प्लस माइनस, जैसे 36 में से 24 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा अपॉन 6। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो x बराबर 6 प्लस माइनस 12 के अगर हम टुकड़े करते हैं तो 2 गुना 3, 2 दूनी 4 या 12 अपॉन 6। अब देखो ये 2 जोड़े बने हैं,
दो का एक जोड़ा बना है, तो इसमें से एक जोड़ा, एक दो बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास में जो फिगर आएगी वो आएगी 6 प्लस माइनस ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√3/6। आप ऊपर से 2 कॉमन लेकर के काट भी सकते हैं। तो जैसे 2 कॉमन लेकर के कट करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो आएगा, यहाँ आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3/3। तो यही आपका हल होगा, यही आपका आंसर होगा। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन थोड़ा टफ है, इस क्वेश्चन की आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं उनकी प्रैक्टिस आप बार बार कीजिए, अदरवाइज वो क्वेश्चन आपके माइंड से स्लिप हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है च पार्ट, 22 का च पार्ट। इस तरीके से 22 के सभी पार्ट पूरे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आपका पूरा हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन का दिया गया है। अब कंस्ट्रक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इस पार्ट को हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है, दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है प्यारे बच्चों लगातार। लगातार का मतलब ऐसे समझिए कि अगर एक संख्या 1 है तो दूसरी 2, अगर एक है 50 तो दूसरी 51, अगर एक है 100 तो उससे अगली क्रम वाली अगली तो हो जाएगी 101। तो हमें केवल ऐसी ही संख्या देखनी है जो क्रमागत हो। जैसे 2 और 5 ये क्रमागत संख्या नहीं है, 10 और 15 ये क्रमागत संख्या नहीं है, 100 120 ये क्रमागत संख्या नहीं है। क्रमागत का मतलब होता है जो उसी क्रम में उससे अगली संख्याएं आती हैं। अब मैं भी क्या देखनी, धन, धन का मतलब केवल हमें धनात्मक संख्या देखनी है। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसी संख्या देखनी है, हमें नेगेटिव यानी -1 -2 -3 -4 ऐसी संख्याएं नहीं देखनी है। अगर उत्तर में -1 -2 -3 इस तरह की संख्याएं आ जाती है तो हमें उस आंसर को डिस्कस नहीं करना है। ठीक, उसके बाद में दिया है सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, जैसे 2, जैसे 4, जैसे 6, जैसे 8। -8 नहीं लेना है, क्योंकि कौन सी संख्या लेनी है, हमें धन संख्या लेनी है। धन संख्या में केवल प्लस वाली संख्या लेनी है। संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 240 है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। माना पहली सम संख्या 2x है। ठीक, 2x का मतलब हो गया, आप इसमें x की वैल्यू कुछ भी डालिए, 1 डाल लो, 2 डाल लो, 3 डाल लो, 4 डाल लो, 5 डाल लो, तो 2x हमेशा सम संख्या ही होगी। आपको सम संख्या हमेशा 2x 2n इसी के रूप में माननी है। और दूसरी क्रमागत सम संख्या, देखो आप जरा सोचो कि अगर एक संख्या 2 है तो उससे अगली जो क्रमागत संख्या होगी सम, वो 4 होगी। 2 के बाद में 4, 2 के बाद में 3 आता है, लेकिन 3 विषम संख्या है, इसलिए आपको 3 नहीं लेना है, क्योंकि उसने क्रमागत सम संख्याओं की बात की है। तो 2 के बाद में 4 ही लेना है और 4 के बाद में 6 ही लेना है। आप दोनों का अंतर देखें, इन दोनों का अंतर आता है 2। तो अगर हम पहली संख्या में 2 जोड़ दें तो आपकी जो अगली संख्या होगी वह आ जाएगी। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब प्रश्नानुसार कहता है कि इनके वर्गों का योगफल यानी 2x का वर्ग प्लस 2x प्लस 2 का वर्ग बराबर है 340। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब इसको हल करते हैं। 2 का वर्ग हो गया 4, x का वर्ग हो गया x² प्लस, यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी। आइडेंटिटी से पहले आप चाहे इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x + 1 का स्क्वायर बराबर हो गया 340। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हो गया
4x²। अब देखो यहाँ 2 का भी स्क्वायर है और x+1 का भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और x+1 का स्क्वायर को हम एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ हो गया 4x² + 4, x+1 के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो x² + 1 + 2x बराबर हो गया 340। ठीक, अब यहाँ हो गया 4x² + 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4x² + 4 + 8x बराबर 340। अब जोड़ दीजिए, 4x² में 4x² जोड़ेंगे तो 8x² + 8x + 4 और 340 को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, द्विघात समीकरण बन जाए। तो यहाँ हो गया प्यारे बच्चों 8x² + 8x, 340 माइनस का है, 4 प्लस का है तो ज़्यादा है माइनस के, तो 336 बनेगा बराबर 0। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब पहले हम डिवाइड करके देखते हैं 8 से। 8 से ये वाली फिगर भी डिवाइड हो रही है, ये वाली फिगर भी डिवाइड हो रही है। इसको देखते हैं, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, तो पूरी की पूरी इक्वेशन 8 से डिवाइड हो जाती है। तो क्या लिखेंगे, 8 से भाग करने पर, जैसे हम 8 से भाग करेंगे तो यहाँ जाएगा x², 8 से भाग करेंगे x और 8 दूनी 8 चौक 32, 8 दूनी 16 बराबर 0। तो सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को गुणनखंड विधि की सहायता से हल करने का प्रयास करेंगे। देखो x² का गुणांक है 1, तो हमें क्या करना है, पहले 42 की 1 में गुणा करनी है। तो 42 की जैसे हम 1 में गुणा करेंगे तो 42 आएगा। अब हमें इसके ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका ये वाला फिगर देखो, ये है माइनस का साइन, जिनका अंतर, अगर ये साइन प्लस का होता तो जिनका योग होता, माइनस का है तो जिनका अंतर आया। और x² का गुणांक होता है 1, तो 1 हो। ठीक, तो 42 के टुकड़े करते हैं 42 को, तो 7 छंग 42, और अगर हम इनका अंतर देखें मेरे प्यारे बच्चों तो 7 - 6 बराबर 1 आ गया। ठीक, तो अंतर 1 आ गया और गुना करके 42 आ गया। ठीक, तो इसका मतलब हम 1 की जगह 7,6 लिख सकते हैं। तो ये हो गया x² प्लस इस 1 की जगह 7 - 6 इंटू x माइनस के 42 बराबर 0 लिख देते हैं। तो यहाँ हो गया x² प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 बराबर 0। एक फिगर ये बन गई, एक फिगर ये बन गई, इन दोनों में से कॉमन आ जाता है x, तो x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x + 7, माइनस का 6 कॉमन ले लेंगे तो x + 7 बराबर 0। अब हमारे पास में एक फिगर ये हो गई, एक फिगर ये हो गई, दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने x + 7, तो अंदर बच जाएगा x - 6 बराबर 0। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम पहले लिखेंगे यदि x + 7 बराबर 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी -7। तो इस संख्या को देखो, क्या ये आंसर का एक भाग होगा, चेक करते हैं। पहली बात तो क्वेश्चन में धन संख्या कही गई है और ये है ऋण संख्या। दूसरी बात उसमें सम संख्या कही गई है, यह है विषम संख्या। तो x बराबर -7 उत्तर का पार्ट नहीं होगा, यानी ये उत्तर नहीं होगा, यानी इसको हम नहीं लेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। फिर दूसरा भाग लेंगे, यदि x - 6 बराबर 0 है तो x बराबर आ गया 6। अब देखो ये धनात्मक संख्या भी है और ये सम संख्या भी है, तो हमारे पास में जो x का मान आ गया है वह है 12 है। लेकिन ये x का मान आया है, संख्याएं अभी हमारे पास में नहीं आई है, तो अब हम संख्याओं को लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो कैसे लेंगे। हमारे पास जो संख्याएं थी, वे थी 2x और 2x + 2। तो x की वैल्यू आई है हमारे पास में 6, संख्याओं की नहीं वैल्यू आई है, संख्याओं की वैल्यू अब आएगी
तो 2 गुना 6 कोमा 2 गुना 6 प्लस 2, तो ये तो आ गया 12 और 6 दूनी 12 2 14। तो हमारे पास जो संख्याएं आएगी वो होगी 12,14। यही आपका आंसर हो गया। अब हम देख लेते हैं इनका वर्ग करके 340 आता है या नहीं आता है। तो 12 का वर्ग किया हमने प्लस 14 का वर्ग किया, तो 12 का वर्ग हो गया मेरे प्यारे बच्चों 144 और 14 का वर्ग हो गया, 14 का वर्ग होता है 196। अब हम जोड़ कर देखते हैं, 6 में 4 जोड़ेंगे 0, 9 और 1 10 और 4 14, 340 ही बैठता है। तो यानी ये संख्या हमारे पास में 12 और 14 ही होंगी। मैं समझता हूँ आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको सिखाए गए हैं वो सब आपकी समझ में आ गए होंगे, और जिस क्वेश्चन में मैंने आपको होमवर्क दिया है उस क्वेश्चन को आप करके मुझे भेजिएगा, या तो पर्सनली भेजिएगा या आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। मैं उसको चेक कर लूँगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। 2023 का जो गणित का पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया है। कल की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 22 तो कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 तीनों क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।